बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है 2, जिसमें हमने संधारित्र के बारे में पढ़ लिया है। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का काम क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमने इससे पहले देखा और संधारित्र के प्रकार भी देखे और उसमें हमने समांतर प्लेट पट्टिका वाला संधारित्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम बढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है, संधारित्रों को जोड़ा कैसे जाता है। हमने छोटी कक्षाओं में प्रतिरोधों का संयोजन देखा था, याद है आपको। एक तो आपने श्रेणी क्रम संयोजन देखा था और एक क्या देखा था आपने, समांतर क्रम संयोजन देखा था। वहाँ पे देखा था ना प्रतिरोधों का एक फॉर्मूला आया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया था। ऐसा ही संयोजन यहाँ भी होता है। रिजल्ट थोड़ा सा क्या होता है, उल्टा होता है। संधारित्रों को भी हम क्या करते हैं, 2 प्रकार से जोड़ते हैं। पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं हम समांतर क्रम को। इंग्लिश की बात करूं तो श्रेणी क्रम को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इसको समांतर क्रम को क्या बोलोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते हो। श्रेणी क्रम में जोड़ना आपको ध्यान होगा, हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ बनाए गए या अपनी युक्तियां जुड़ी हुई है कौन से क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। कक्षा 10 और 11 में आपने इसके बारे में पढ़ा भी था कि क्यों होती है, उसका डिटेल भी हमने जाना था। परीक्षाओं में भी पूछा जाता था, 10वीं की बोर्ड में भी आता था, विज्ञान के अंदर आता था ना। प्रतिरोधों का क्या करें, संयोजन करें, श्रेणी क्रम में करें, समांतर क्रम में करें, कुछ आंकिक प्रश्न भी आते थे। सेम वैसा का वैसे ये सेम मेथड वो है। अगर अपने को वो चीज़ याद है तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको क्या होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। तो दिमाग में थोड़ा सा घुमाइए, याद आ गई होगी, बात आ गई ना। तो चलिए यहाँ पे भी अपने पास 2 क्रम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। याद दिला देता हूँ श्रेणी क्रम में क्या होता है, कैसे होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लो यहाँ पे जो चित्र दिखा रहा हूँ आपको, ये जो अपने को डायग्राम नजर आ रहा है, इन्होंने क्या किया, ये मान ले सारे क्या हैं, संधारित्र हैं। ये सारे क्या हैं, संधारित्र हैं। ये पहला वाला संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या है, चौथा संधारित्र है। संधारित्र में क्या थे, 2 प्लेट थे। समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा हूँ, 2 प्लेट थे, तो इनके भी क्या हो गए, 2 प्लेट हो गए। ये भी 2 प्लेट है, ये भी 2 प्लेट है, इसके हाथ क्या है, 2 प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इनका दूसरा हाथ किससे संपर्क में है, इनके पहले हाथ से, और इनका दूसरा हाथ किसके संपर्क में है, इनके पहले हाथ से, और इनका भी दूसरा हाथ क्या हो रहा है, पहले हाथ से संपर्क में। यानी एक दूसरे को क्या है, सीरीज में पकड़ रखे हैं। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को क्या कर रखा है, सीरीज में पकड़ रखा है। तो बस यही क्रम इस तरह जो पकड़ा हुआ है, भाई इनका हाथ इन्होंने पकड़ा, इनका हाथ इन्होंने पकड़ा, इस तरह क्रम आगे तक चलता जाएगा। ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। समझ गए बात को। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, सबके दाएं हाथ एक तरफ और सबके बाएं हाथ एक तरफ लेके बांधा जाए। यहाँ पे एक दूसरे के हाथ बांधे गए है ना, दायां बाएं के साथ, बायां दाएं के साथ इस तरह बंधा हुआ है। और समांतर क्रम में क्या होगा, सारे दाएं एक तरफ होंगे, सारे बाएं क्या होंगे, एक तरफ होंगे। तो यहाँ पे एक को प्लस और एक को माइनस कहा जाता है। जो आवेश दिए जाते हैं ना, तो एक पे क्या होता है, प्लस आता है, अभी बताएंगे। इस पे माइनस आता है और इस पे क्या होगा, प्लस आएगा। फिर इस पे क्या होगा, माइनस, इस पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, ये माइनस। इस तरह के आवेश होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं, आवेश आते हैं, प्लस माइनस, इस तरह ये चलता रहता है। समझिए बात को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस आपस में क्या है, जुड़ रहे हैं, इनके सीरीज में जा रहे हैं। इस तरह क्या हो रहा है, ये इस तरह जुड़ते जा रहे हैं। समझ रहे बात को। ये तो आपका किस क्रम में होता है, ऐसा श्रेणी क्रम में होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, प्लस वाले सब एक साथ होते हैं और माइनस वाले क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ये प्लस वाले तो एक साथ रह लेते हैं और माइनस वाले क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। ये तो क्या होता है, समांतर क्रम, और ये क्या होता है, श्रेणी क्रम। बात समझ में आ गई होगी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो चलो शुरू करते हैं श्रेणी क्रम को। सबसे पहले संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, इसको स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। आप कॉपी और पेन लेके तो बैठे ही होंगे, बैठे हैं ना, तो आप उसमें हेडिंग डालिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में भी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि यदि संधारित्रों को क्या करें, इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पहले संधारित्र की क्या हो, दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की कौन सी, दूसरी प्लेट, ठीक है, किससे जुड़ा हो, दूसरे संधारित्र की, ये है ना अपने पास, दूसरे संधारित्र की क्या हो, पहले प्लेट से जुड़ा हो। दूसरे संधारित्र क्या हो, ये पहले प्लेट से जुड़ा हो। साथ में क्या हो,
दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र की क्या हो, पहले प्लेट से जुड़ी हो, इस तरह की व्यवस्था अगर चलती जाती है तो ये क्या कहलाती है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो कुछ यही चीज़ें लिखी हुई है, इनको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ लिख लेंगे और साथ में क्या करेंगे, ये जो अपने पास डायग्राम है इस डायग्राम को भी क्या करेंगे, बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। इस चित्र को भी समझ लें, यहाँ पे क्या किया गया है, मेरे पास 3 संधारित्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने ये माना पहले वाले का जो धारिता है, पहले संधारित्र की जो धारिता है वो हमने क्या मान ली, C1 मान ली। दूसरे की धारिता हमने क्या मान ली, C2 मान ली, और तीसरे की धारिता क्या मान ली, C3 मान ली। ठीक है, इनको हमने क्या किया, कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका भी आपको बता दिया, पहले वाली जो संधारित्र है उसका दूसरा प्लेट दूसरे वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहला संधारित्र है उसका सेकंड प्लेट आने जो वाला जो संधारित्र है उसके फर्स्ट प्लेट से जुड़ेगा। भाई ये दूसरा प्लेट पहले से, दूसरा प्लेट पहले से, दूसरा प्लेट पहले से, इस तरह जुड़ता जाएगा। समझाने के लिए हमने अभी 3 ही ले रखे हैं, C1, C2 और C3। ठीक है, इनको, इन धारिताओं को जब अपन ने जोड़ लिया, इन संधारित्रों को आपस में जोड़ लिया, तो उसके बाद क्या किया हमने, इस युक्ति को एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया हमने, यहाँ पे एक बैटरी अपने पास, इस बैटरी से जोड़ दिया। हमने क्या किया, इस बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, माइनस ले लिया। क्लियर। मान लिया हमने इस बैटरी का जो वोल्ट है वो कितना है, V है, विभव जो है वो कितना है, V है। जब यहाँ पे विभव V है, जैसे हमने बैटरी से जोड़ा, आवेश आ गया। आवेश आने से क्या हो गया, मान लो आवेश क्या है, कुल आवेश कितना है, Q है। तो जैसे ही आवेश आता है, ये आवेश सीधा इसके पास आता है, किसके पास, पहले संधारित्र के पास, और पहले संधारित्र के पहले प्लेट पे क्या होता है, +Q आवेश आ जाता है। कितना आ जाता है अपने पास, ये देखिए +Q आवेश आ जाता है, दिख रहा है आपको, ये +Q आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण इसी के पास थोड़ी ही दूरी पे क्या है, एक चालक पट्टिका और रखी हुई है। तो प्रेरण के कारण कहते हैं इसमें +Q आवेश है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का Q आवेश हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसके बगल में क्या होगा, प्लस का भी आएगा। भाई इस पट्टिका पर तो दोनों ही होते हैं ना, माइनस का भी होता है, प्लस का भी होता है। अब इसके बगल में जो प्लस का आएगा, इससे रिपेल होके, प्रतिकर्षित होके क्या होगा, इसके पास आएगा, दूसरे वाले पट्टिका को क्या करेगा, +Q आवेश दे देगा। अब दूसरे वाली जो पट्टिका है किसकी, संधारित्र की है, संधारित्र 2 की जो पट्टिका है, ये प्रथम पट्टिका, उस पर +Q आ गया, वही वापस से प्रेरण होगा, यहाँ पे -Q आएगा, यहाँ पे +Q आएगा, ये रिपेल होगा, यहाँ आ जाएगा इसका +Q, फिर प्रेरण होगा, -Q आएगा, रिपल हो जाएगा, रिपल होके आगे जाएगा, ये क्रम चलता रहेगा। ये क्रम क्या होगा, चलता रहेगा। यहाँ पर जो इनका +Q आया, मान लो अपन अंत कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ जो +Q आया वो किधर चला जाएगा, वो आपका इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये माइनस का है ना, ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा कंप्लीट। समझ गए बात को। तो आप एक बात नोट करना, आप क्या देख रहे हो, पहला वाला जो संधारित्र मेरा, ये पहला संधारित्र है, इस पे कितना आवेश मिला, आवेश का परिमाण देखना चाहें तो पहले वाले को क्यों मिला। दूसरे वाले की बात करें, हम दूसरे वाले की बात करें कि इसको कितना मिला, आप दूसरे की बात कीजिए भाई कितना मिला इसको, तो इसको भी आप क्या देख रहे हो, +Q मिला, है ना। और इसको भी, तीसरे वाले की भी बात करें तो कितना मिला अपने पास, +Q मिला है। तीसरे को क्या मिला, +Q मिला है। क्या बात नजर आई, तीनों संधारित्र जो हैं, कैपेसिटर्स जो हैं, उनको तीनों को बराबर आवेश मिला है। क्यों, जितना आवेश था आपका शुरू में, वो आवेश क्या हो गया, तीनों को बराबर मात्रा में मिल गया। तो ये इसकी खास बात भी होती है श्रेणी क्रम की। इसी श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश तीनों को क्या होता है, समान मिलता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी जोड़ेंगे सबको क्या होगा, आवेश समान मिलेगा। ठीक है, बात हम करते हैं विभवांतर विभव की। विभवांतर की बात करें, विभवांतर की बात करोगे तो यहाँ से क्या आ गया, V है विभवांतर, ये इधर आता है, इसको दे देता है, थोड़ा बहुत इसको दे के फिर आगे बढ़ता है। ये जितना ले सकता है वो ले लेता है। तो ये मान लो कितना लिया इसने, V1 ले लिया, कितना ले लिया, V1 बचा हुआ। फिर इस आगे की ओर जाते हैं, इसको दूसरे वाले को कितना ले लिया इसने, दूसरा वाला V2 ले लिया। और तीसरे की बात करें, ये तीसरा क्या करता है, V3 ले लेता है। ठीक है, तो सारा विभव जो है इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहले वाले को V1, ठीक है, दूसरे वाले को V2 और तीसरे वाले को क्या होता है,
V3 आवेश V3 क्या होता है, विभव प्राप्त होता है। क्लियर, यहाँ पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चित्र से ही हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या समझा आपने? हमने देखा जो हमारे पास टोटल V था वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले वाले को V1 हुआ, दूसरे वाले को V2 हुआ और तीसरे वाले को क्या हो गया, V3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हमने ये देखा, क्या देखा कि C1 को जो आवेश मिला, C1 यानी पहला संधारित्र, उसको Q आवेश मिला, C2 को भी क्या हुआ, Q आवेश मिला और C3 को भी क्या हुआ, Q आवेश ही मिला। तीनों को क्या मिला, Q आवेश नहीं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ये बात करूँ, C1 निकालना चाहूँ या C2 या C3, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, निकालेंगे। C का जो फॉर्मूला है उससे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या करेंगे, आप लिख भी लेंगे। भाई परीक्षा में पूछा जाएगा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए या उसका सूत्र प्रतिपादित कीजिए, या संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये चित्र बनाएंगे। जो चीज़ मैंने बोला है उसको अपनी भाषा में आप लिखेंगे भी। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिखेंगे भी। छोटी मोटी भाषा मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण क्या होता है, एक समान रहता है। पहली बात तो ये नोट करने वाली बात है। और ये चीज़ अपने को याद रह जाती है, फिर तो पूरा डेरिवेशन आप कर सकते हो। पूरे डेरिवेशन में केवल यही बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, आवेश सबको समान मिलता है, विभव सबको समान नहीं मिलता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश सबको समान, विभव समान नहीं मिलेगा। और जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको समांतर क्रम, वहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आवेश समान नहीं होगा, विभव समान होगा। समझ गए बात को? इतनी सी बात अगर अपने को याद रहती है तो हम पूरा डेरिवेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हमने लिखा आगे कि चित्रानुसार संधारित्र का जो श्रेणी क्रम प्रदर्शित किया गया। हमने चित्र के अनुसार क्या किया, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने क्या कर रखा है, दिखा रखा है। जिसमें अपन ने जो भी कुछ कर रखा है वो अपनी भाषा में लिखिए कि पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट को तो हमने किससे जोड़ा है, बैटरी के प्लस से जोड़ा हुआ है ना। पहला जो संधारित्र ये है इसको हमने किससे जोड़ा, देखिए बैटरी के प्लस से जोड़ रखा है, दिख रहा होगा आपको। ये अपना जो पहला संधारित्र है इसको हमने क्या किया, बैटरी के किससे जोड़ रखा है, देखिए यहाँ पे बैटरी के हमने किससे जोड़ रखा है, प्लस से जोड़ रखा है। जो अंतिम संधारित्र है अपने पास क्या है, अंतिम संधारित्र है, उसका अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट यानी अंतिम प्लेट भी बोल सकते हैं, दूसरा प्लेट हमने किससे जोड़ रखा है, माइनस से जोड़ रखा है। ठीक है, हमने किससे जोड़ रखा है, माइनस से जोड़ रखा है। तो ये चीज़ अपने को बतानी है। ठीक है, चलिए तो हमने ये चीज़ लिख दिया कि पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट को हमने क्या किया, बैटरी के धन टर्मिनल प्लस वाले से जोड़ रखा है, और अंतिम संधारित्र की जो द्वितीय प्लेट है उसको बैटरी के किससे जोड़ रखा है, हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ रखा है, माइनस वाले से जोड़ रखा है। ठीक है, उसका विभव कितना है, बैटरी का विभव भी बता देना कितना है, V है। विभव कितना लिया अपन ने, V ले रखा है। हमने ये भी मान लिया कि वहां पे जो संधारित्र है प्रत्येक का आवेश परिमाण कितना मान लिया, Q मान लिया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का परिमाण क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, Q मान लिया, यानी धारिताएं जो है आपके पास C1, C2, C3, Cn तक जा सकते हैं। हमने 3 ही लिया है इसलिए 3 की बात कर रहा हूँ, है ना। उनके मध्य जो विभवांतर होता है उसको हमने अलग अलग मान लिया, V1, V2 और V3। क्लियर, ये बात भी समझ गए। Q तो सबको बराबर गया, इस चित्र में अपन को बताया, इसको Q मिला, इसको Q, इसको Q, लेकिन जो विभवांतर है इसको V1 है, इसका V2 है और इसका क्या है, V3 है, और कुल विभव क्या है, V है। यानी V बराबर क्या आना चाहिए, V बराबर क्या होना चाहिए अपने पास, V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। समझ गए होंगे इस बात को यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए अब आपको क्या करना है, धारिता का सूत्र याद करना है। याद है सबको, धारिता का सूत्र आपको पता है क्या होता है, धारिता का सूत्र याद है ना भाई। अपने पास C निकालना हो, आपको बताया था Q और V क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इससे हम क्या करेंगे, धारिता ज्ञात कर सकते हैं। V का ध्यान रखना, V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये V क्या है, P और N जो टर्मिनल है ना, वहाँ पे P और N बिंदु है, वहाँ पे क्या है, कुल विभवांतर है। एक तरफ से 0 होगा और एक तरफ क्या होगा, V होगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V माइनस 0 यानी V हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये भी रखना है। हम क्या करते हैं, आगे हल करें उसके लिए हमने इनको समीकरण डाल दिया। मैंने V बराबर लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1। और
अभी मैंने बताया धारिता का सूत्र आपको पता ही है, जो C होता है वो क्या होता है, Q/V होता है। ये होता है ना भाई, V आपको ने बताया था, V Q के क्या होता, समानुपाती था। तो V क्या था, CQ था। तो इससे अपने पास ये आ गया। तो V निकालना चाहूँ, यहाँ से V क्या हो गया, Q/C हो गया। V क्या हो गया, Q/C हो गया। सुविधा के लिए मैंने इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 2 दे दिया। ये तो अपन ने कहते हैं नॉर्मल की बात कर ली। किसकी बात कर ली हमने, ये उसकी बात कर ली कि सपोज कीजिए, आप क्या करें, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक संधारित्र लगा हुआ है ना, और इस पे क्या है, Q आवेश है और एक V विभव का अपन ने बैटरी लगा रखी है जिसमें V वोल्ट है इसके लिए, और ये क्या हो गया, C हो गया। इसकी बात कर रहे हैं। आपके पास तो चित्र में C1 है, C2 है, C3 है। तो पहले संधारित्र की विभव की गणना कीजिए इस सूत्र से। तो पहले संधारित्र पे आपने विभव कितना माना है, विभवांतर कितना माना है, V1। तो V1 हो जाएगा Q/C1। दूसरे का क्या होगा, V2 क्या हो जाएगा, Q/C2। और V3 तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे का कितना हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। ठीक है। अभी आप कह ही रहे थे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, बता रहे थे ना। अभी हम यहाँ बोल रहे थे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है समीकरण 1 में। कुल विभव क्या है, ये V आपका क्या है, V ये रहा, इस बैटरी को जो विभव है ना वो है। तो ये क्या कर रहा है, ये V क्या हो गया, V1 V2 V3 में क्या हो गया, विभाजित हो गया था। तो V जो कुल विभव होगा वो क्या होगा, इन तीनों को जो मिला है उसके क्या होगा, योग के बराबर होगा। उसके क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, V1 का मान निकाल दिया, V2 का निकाल लिया और V3 का निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, V का भी मान निकाल रखा है मैंने, V बराबर Q/C। तो V का भी मान रख देता हूँ, V1 V2 और V3 तीनों के मान रख देता हूँ मैं। तो मान रखूँगा, देखिए तो पहले मैंने V1 का मान रखा Q/C1, ठीक है। फिर क्या किया, इसका मान रख दिया Q/C2 और फिर यहाँ पे हो गया Q/C3। ये तो आया आपका V बराबर है ना, V बराबर आ गया मेरे पास Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सब पे क्या कॉमन आ रहा है, अपने पास ये Q कॉमन आ रहा है। सभी पे Q है ना, सभी पे Q है। तो अपन क्या करें, इस Q को कॉमन ले लेते हैं और इस Q को कॉमन यहाँ पे ले लिया। जैसे आप Q को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, 1/C1, ये 1/C2 प्लस 1 क्या होगा, C3 हो जाएगा। ठीक है। सुविधा के लिए इसको क्या करें, समीकरण नंबर 3 रख दें। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये जो V है ना, इस V का मान दिया हुआ है आपको। अपन ने क्या किया, पीछे V का मान देखा था, V बराबर था हमारे पास Q/C। यही था ना, V बराबर Q/C। तो ये जो Q/C है V का मान, इसको अपन क्या करें, यहाँ रख देते हैं। इस V की जगह क्या करें, रख देते हैं। जैसे इस V की जगह आप रखते हो, अपने पास क्या होगा, अपन यहाँ रख दें, V का मान रख दिया Q/C, ये मैंने रख दिया Q/C। ठीक है। अब क्या देखोगे, Q से आपका Q क्या होगा, कट जाएगा। Q से Q क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, 1/C बच गया। समझ गए। तो यहाँ मेरे पास 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ रहा है। समझ गए होंगे बात को, इसको हटा देता हूँ, है ना। Q से Q हमने काट लिया था, तो काटने के बाद हमारे पास ये आया था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गई आपकी तुल्य धारिता। ये क्या हो गई, तुल्य धारिता आ गई। क्योंकि मैंने कहा था कि उन तीनों को हटा के, वहाँ पर जो 3 लगाए थे ना आपने, उन तीनों को हटा के अगर एक ही धारिता लगा दी जाती है, उन तीनों को हटा के क्या करें, हम एक ही धारिता लगा देते हैं C, और ये वापस वो V है और वही Q है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी, संधारित्र एक लगा दिया, इसकी क्या है, कैपेसिटी। यहाँ पे उन सबको हटा के, तीनों संधारित्र को हटा के अपन ने क्या किया, एक अलग संधारित्र लगा दिया जिसकी कैपेसिटी क्या है, C है। तो ये C किसके बराबर होगा, ये तुल्य धारिता कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर आ रहा है। ये तो 3 की बात कर ली। अगर और ज़्यादा होते, अपने पास क्या होते हैं, और ज़्यादा होते, 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे खूब सारे होते। तो मान लो अपने पास कितने संधारित्र हैं, N संधारित्र हैं। अपने पास कितने संधारित्र हैं, N संधारित्र हैं। उसको हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो इसको देख के मैं ये रिजल्ट बोल सकता हूँ ना, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
प्लस डैश 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 कहाँ तक, 1/Cn तक। तो ये n के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी दे दें उससे आप क्या कर सकते हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। C क्या है, तुल्य धारिता है। C क्या है अपने पास, तुल्य धारिता है। समझ गए बात को, है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा सा अपने और समझ में आ जाएगा कि सपोज कीजिए मेरे पास 3 है अपने पास संधारित्र, एक तो 1 माइक्रो कूलम का है ना, दूसरा फिर ले लिया अपन ने 2 का, और तीसरा क्या किया, 3 का ले लिया। ये 3 धारिताएं हैं। C1 आ गया अपने पास, मान लो 1 है ना, 1। C2 कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया, और C3 कितना ले लिया, 3 ले लिया। इनको मैंने क्या कर रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इनको क्या कर रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करनी है कि इसका तुल्य धारिता कितनी होगी, ये पता करनी है अपने को कि तुल्य धारिता कितनी होगी। समझ गए क्या बात को। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, और इसको क्या किया, 3 ले लिया, और इसको हमने जोड़ रखा है। इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है। अब अपने को ये पता करना है कि C यानी इसकी जगह केवल 1 ही जोड़ा जाता तो क्या होता, इसकी जगह क्या होता, 1 ही संधारित्र जोड़ते तो क्या होता, C क्या होता। अब देखो आप ये जो जानते हो 1/C बराबर होता है आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या होता है, C3 होता है। ये तो अपने को पता ही है, अच्छी तरह पता है सबको। ठीक है। तो 1/C का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो ये आएगा 1/1, 1/2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 1/C का मान निकालना चाहें ये आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। हल कर लो, हल करें यहाँ पे तो 1/C का मान देखिए कितना आएगा। हमें 1/C का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा बताइए कितना आएगा। एलसीएम ले लें, 1 2 3 का एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा। तो ये 6 एकम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, राइट। 6 3 9 2 11, ये आ गया 11/6। अब ध्यान दीजिए 1/C का मान 11/6 आ रहा है। समझ रहे बात को, 1/C का मान 11/6 आ रहा है। मुझे तो C का मान चाहिए, मुझे क्या चाहिए, C का मान चाहिए। तो इसको पलट दूं, पलटूंगा तो 6/11 आ रहा है। पलटेंगे तो क्या होगा, 6/11 आ रहा है। और भाग लगाते हैं, अगर इसमें भाग लगाएं तो क्या होगा, 11 पंचे 55 और 11 चौक 44, लगभग 0.54 आ रहा है। ये C का मान क्या आ रहा है, लगभग 0.54 आ रहा है। क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, जो तुल्य धारिता आई है वो इन तीनों से क्या है, कम है। तुल्य धारिता जो आई है वो क्या है, तीनों से कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे धारिता जो करनी, कम करनी है, धारिता का मान अगर मुझे कम करना है, मैंने क्या किया, धारिता है अपने पास 1 का है, 2 का है, 3 का है, मैं तुल्य धारिता कम करना चाहता हूँ, कहीं पे धारिता का मान कम करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, तुल्य धारिता का मान सदैव कम होता है। ठीक है। ये रिजल्ट्स वगैरह आपको याद होने चाहिए, तो समझा के आ जाएंगे वहाँ पे कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता व्युत्क्रम संयोजन में बने सभी संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। बात समझ गए भाई। अपन ने ये कहा ना 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, और ऐसे ही आगे तक चलते रहिए, कहाँ तक, 1/Cn तक। तो इसका मतलब यही है कि श्रेणी क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यहाँ देखिए व्युत्क्रम है, तुल्य धारिता का क्या हो गया, व्युत्क्रम। ये देखिए ये किसके बराबर होता है, वहाँ पे जो धारिताएं हैं है ना, उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होते हैं। समझ गए। तो यही चीज़ हमने कहा है कि श्रेणी के संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में बने सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है। इस लैंग्वेज को भी बोल सकते हैं, समझ गए। लिखना पड़ता है अपने को परीक्षा में, इसलिए लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बता ही दिया कि तुल्य धारिता C का मान क्या होता है। जो अपने पास तुल्य धारिता है उसमें C का मान कैसा होता है, सबसे कम आता है। वहाँ पे जितने भी संयोजन में आपने संधारित्रों को प्रयोग किया है, उनकी जो भी धारिता है उनमें सबसे कम धारिता किसकी होगी, तुल्य धारिता होगी। यानी रिजल्ट क्या होगा, सबसे कम आएगा। देखा था ना अभी आपने, यहाँ पर हमने 1 2 3 धारिताओं के क्या किए थे, संधारित्र लगाए थे, लेकिन रिजल्ट कितना निकला था, 0.54 निकला था, सबसे कम निकला था। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लिख के आ जाएंगे
कि तुल्य धारिता C का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, कम प्राप्त होता है। सबसे कम वहाँ पे कितना था, 1 था भाई, सबसे कम कितना था, 1 था, उससे भी कम प्राप्त हुआ था हमें। तो सबसे छोटा मान क्या होगा, तुल्यता धारिता होगा। सबसे छोटा मान क्या होगा, तुल्यता जो धारिता है वो सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के कहाँ प्रयोग करोगे आप ये चीज़ें, जहाँ पे अपन को क्या है, धारिता कम करनी है, वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस बात को भी ध्यान रखें। इसके बारे में एक मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बनाए हैं कि विद्युत परिपथ में संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब किसी उच्च विभव को संधारित्र में विभाजित करना हो। मतलब V क्या हो गया, विभाजित हो गया था ना, V1 V2 V3। यानी आप उच्च विभव को क्या करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, कौन सा क्रम यूज करेंगे, श्रेणी क्रम यूज करेंगे। और क्या होगा, उपलब्ध संधारित्रों से भी कम धारिता वाला क्या होता है, संधारित्र बनाना हो तब भी इसका काम में लेंगे। विभवांतर को विभाजित करना है, श्रेणी क्रम में लीजिए। और आपने कहते हैं खूब सारे क्या कर रखे हैं, संधारित्र लगा रखे हैं, उनसे भी कम का आपको कहते हैं संधारित्र चाहिए जिसकी धारिता उनसे भी कम हो, तब भी हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लेंगे। ठीक है। अगर मान लो अपने पास वहाँ पे क्या देखा आपने, आवेश बराबर था, आवेश क्या था, बराबर था। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला वाला संधारित्र, दूसरा वाला संधारित्र, तीसरा वाला संधारित्र, इन सब के आवेशों का, परिमाणों का अनुपात क्या होगा, तो सब में क्या थे, बराबर थे, इसलिए अनुपात क्या होगा, 1:1:1:1 होगा। ठीक है, क्लियर ये बात। अगर मैं क्या करूं, सभी की धारिताएं समान कर दूं, अपन क्या करें, सभी की धारिताएं समान कर दें, तो तुल्य धारिता क्या होगा, मान लो 1 और तुल्य धारिता क्या करें, S से दिखा देते हैं। तो 1/CS क्या आया था, 1/C1 आया था, 1 क्या था अपने पास, C2 था, ये था ना अपने पास, 1/C1 और 1/C2 था। और भी लेना चाहे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितने भी ले लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/CN लिख देता हूँ केवल। मुझे क्या करना है, सबके मान बराबर करने, यानी C1 C2 C3, यानी आप ये कह रहे हो कि C1 C2 C3 ये सब किसके बराबर हैं, CN के बराबर है। C1 C2 C3 ये सब किसके हैं, CN के बराबर हैं। ठीक है, C1 बराबर C2 बराबर C3 CN के बराबर है। अब देखो ये सब अगर आपके बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पूरे को अपन ने क्या मान लिया, C मान लिया। एक बार पूरे को हमने क्या किया, C मान लिया। तो ये हो गया 1/C प्लस 1/C, और कहाँ तक कितनी बार होगा ये प्लस 1/C, बताइए। 1/C 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 कितनी बार होगा, n बार होगा। तो सारे को अगर आप जोड़ोगे 1/C और 1/C 2/C, ऐसे n बार जोड़ेंगे। तो हम जब n बार जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 1/C बराबर आ जाएगा n/C, और इसको CS बोला आपने, तुल्य धारिता। तो 1/CS बराबर क्या हो गया, n/C। मुझे चाहिए CS, तो क्या करें, इनका व्युत्क्रम ले लूँ, और इनका व्युत्क्रम लेते ही अपने पास ये स्टेप आ जाएगी। CS बराबर क्या हो गया, C/N हो गया। क्या हो गया, C/N हो गया। समझ गए बात को। तो ये चीज़ यहाँ पे है, उसकी क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये तो धारिता आ गई, और बट्टे में क्या हो गया, जितनी संधारित्र आपने जोड़ा था उसका भाग लग गया। आपसे कहा जाए कि 3 संधारित्र जो कि समान धारिता के हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तुल्य धारिता बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बराबर भागों में बांटना है, C/3 हो जाएगा। कितना होगा, C/3 हो जाएगा। 4 है तो C/5 हो जाएगा, 5 है तो 4 है तो C/4 होगा, 5 है तो क्या होगा, C/5 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि समान धारिता C के n संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता एक संधारित्र की धारिता C है ना, और धारिताओं की संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए बात को, इनके अनुपात के बराबर होता है। 2 की बात करें तो 2 में भी कई बार क्या होता है, हमें रिलेशन निकालना पड़ता है, तो 2 का भी एक रिलेशन निकाल देते हैं आपको। सपोज कीजिए आपके पास 2 ही है, तो यहाँ पे 2 है तो 1/C बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। इसको भी हल करके रख लें। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, तो इनका क्या निकालना है, तुल्य धारिता C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/C बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम ले लो, आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, C1 और C2 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास C2 प्लस C1।
अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे व्युत्क्रम ले लेना है। क्या लेना है आपको, व्युत्क्रम लेना है, यानी ऊपर वाली राशि नीचे और नीचे वाली राशि क्या होगी, ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, व्युत्क्रम ले लेते हैं, और जैसे आप व्युत्क्रम लोगे तो ये c बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाई ये नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर होगा c1 c2 बटे में क्या हो जाएगा c1 प्लस c2। ये होता है आपके लिए 2 के लिए। कई बार 2 के लिए सूत्र पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछ लेते हैं 2 के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला लाना होता है, c1 c2 बटे में c1 प्लस c2 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, श्रेणी क्रम संयोजन अच्छी तरह। ठीक है, जब अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गई तो हम चर्चा कर लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, तो परीक्षा में इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना। इसमें मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ पे अपने पास 3 संधारित्र हैं, इनकी तीनों की पहली प्लेट को एक तरफ कर लेते हैं और तीनों की दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, और फिर इनको क्या करें, कहने का मतलब जोड़ दो बैटरी से। तो तीनों की पहली प्लेट को बैटरी के धन से जोड़ दिया और तीनों की दूसरी प्लेट को क्या किया, ऋण से जोड़ दिया। इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाएगी, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे आवेश देंगे तो आवेश यहाँ पे क्यों आया, तो ये क्या होगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो क्यों आवेश देंगे ना, मान लो अपन ने क्यों आवेश दिया, तो यहाँ से क्या होगा, आवेश 3 भागों में बटेगा, Q1 Q2 और Q3। कुल मिला के क्या होता है, आवेश बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। लेकिन जो विभवांतर है, विभवांतर क्या होता है, वो विभाजित नहीं होता, तीनों को बराबर का विभव मिलता है। विभवांतर क्या होगा, तीनों को बराबर का मिलता है। क्यों, क्योंकि तीनों प्लेट सीधे संपर्क में है, तीनों प्लेट का दाहिना हिस्सा सीधे संपर्क में है तीनों, है ना, तीनों संधारित्र हैं, उनके जो पहले प्लेट हैं वो क्या है, सीधे संपर्क में है, और तीनों संधारित्र के जो दूसरे प्लेट हैं वो भी क्या है, बैटरी के सीधे संपर्क में है। इसलिए विभव क्या होता है, विभव बोल रहे हैं या विभवांतर बोल रहे हैं, तीनों में क्या होता है, समान होता है। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, तीनों को V मिलेगा, विभव समान होगा, लेकिन आवेश क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। जो जितना आवेश लेना चाहे वो ले लेगा, ये Q1 ले लेगा, बचा हुआ इस पे आएगा, ये Q2 ले लेगा, शेष इसको मिल जाएगा, इस तरह आवेश मिलेगा। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे क्या बनती है, कहानी ये बनती है कि जो अपने पास कैपेसिटर है ना C1, ठीक है, C1 है, जिसकी धारिता कितनी है, C1 है, इसको कितना आवेश मिलेगा, Q1 आवेश मिलेगा, और विभव कितना मिलेगा, विभव V मिलेगा। C2 की बात करें, C2 को क्या होगा, Q2 आवेश मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, Q2, और इसका विभवांतर कितना होगा, इसका फिक्स रहेगा, V रहेगा। ऐसे मैंने यहाँ पर 3 बना रखे, इसलिए 3 की बात कर रहा हूँ। इसको मिलेगा Q3 और इसका विभवांतर भी कितना होगा, V होगा। अगर ज़्यादा बनाता तो ज़्यादा की बात कर लेता। बस ये चीज़ अपने को समझ में होना चाहिए, Q1 Q2 Q3 मिलेगा और इसको V मिलेगा। और क्या होगा, Q जो होगा पूरा आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, तो पूरा आवेश आपका क्या होगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस किसके बराबर होगा, Q3 के बराबर होगा। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो ये पूरा आर्टिकल बड़े आसानी से हो जाएगा, पूरे आसानी से हो जाएगा। क्या याद रखना है, दोबारा बोलो मैं आपको, समांतर क्रम संयोजन देख रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन को समझने के लिए हमने क्या किया, 3 संधारित्र ले रखे हैं। कैसे करेंगे समांतर क्रम में, तीनों संधारित्र का पहला प्लेट, प्रथम प्लेट बोल रहे हैं या दाएं हिस्से का प्लेट बोल रहे हैं, बाएं हिस्से का प्लेट बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी बोल रहे हैं। मैं यहाँ प्रथम प्लेट बोल देता हूँ एक बार। तो तीनों संधारित्र के प्रथम प्लेट को हमने क्या किया, बैटरी के किस सिरे से जोड़ा, धन सिरे से जोड़ दिया। बैटरी का हमने क्या किया, धन सिरे से जोड़ दिया। और जो उसका द्वितीय प्लेट है, जिसको अंतिम प्लेट भी कहते हो आप, 2 ही प्लेट होते हैं, तो इसका जो द्वितीय प्लेट है, तीनों के द्वितीय प्लेट को हमने किससे किया, ऋण सिरे से जोड़ दिया। चूंकि तीनों संधारित्र के प्लेट सीधे ही बैटरी के संपर्क में है, सीधे ही बैटरी के संपर्क में है, इसलिए विभव तीनों का क्या होगा, समान हो जाएगा, सबको V मिलेगा। तीन को क्या होगा, देखा है ना अपने घरों में, अपने क्या होता है, बल्ब जलाते हैं अपन घर में, बल्ब होता है ना, एक बल्ब क्या कहते हैं बेडरूम में है, एक बल्ब ड्राइंग रूम में है, और एक बल्ब क्या है, गेस्ट रूम में है। लाइट ऑन करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि ड्राइंग रूम वाला बल्ब काफ़ी तेज़ जलता है और गेस्ट रूम वाला कम जलता है ना, और बेडरूम का कहते हैं बहुत ही कम जलता है। ऐसा होता है क्या, समान अगर आपने कहते हैं बल्ब लगा रखे हैं, नहीं होता ना, क्योंकि उस तीनों बल्ब क्या हैं,
स्रोत जो आ रहा है, बिजली का स्रोत आ रहा है, सीधा जुड़ा हुआ है, वहां से जो विभवांतर आ रहा है वो तीनों में क्या हो रहा है, सेम जा रहा है। जो विभवांतर बाहर है वही सबको मिल रहा है, सभी बल्बों को, सभी उपकरणों को समान विभव मिलता है। घरों में देखा होगा 220 वोल्ट के आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही है, ये विभव क्या हो गया, तीनों को समान दे दिया, इसको भी V, इसको भी V और इसको भी क्या किया, V। लेकिन आवेश क्या हो गया, आवेश विभाजित हो गया। आवेश क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसको Q1 मिला, इसको Q2 और इसको क्या हुआ, Q3 मिला। वही आपका प्रेरण के कारण यहाँ पे क्या हो गया, -Q1 हो गया, यहाँ पे -Q2 और ये माइनस का Q3। इसके इधर जो प्लस का आएगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास आके समाप्त हो जाएगा, माइनस वाले से टकरा के क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई, चित्र आपके समझ में आ गई, ये चीज़ भी अपने को क्या हुआ, समझ में आ गया, क्लियर। तो आप ऐसा करें, कॉपी में चित्र साफ वाला बना लें। अभी जो दिखाया था मैंने आपको, दिख रहा है, ये भी साफ ही दिख रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कॉपी में आपने लिख लिया, चित्र बनाइए। चित्र बनाना आना चाहिए और साथ में आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के चित्रों को पहचानना भी आना चाहिए। न्यूमेरिकल क्या होंगे, मिक्स आएंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपस में मिक्स आ सकते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है, ये चीज़ आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपने चित्र बना लिया, तो आगे पढ़िए आप कि उस चित्र के बारे में और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर क्या हो, विभवांतर का मान एक समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। यह समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन हो गई। या आप ये भी कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिनकी सभी की प्रथम प्लेटों को एक बिंदु से और द्वितीय प्लेटों को क्या करे, एक अन्य बिंदु से एक साथ जुड़ी हो, वो संयोजन भी क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। सही बात तो यही है कि समांतर क्रम संयोजन इसी को कहते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। अगर डेफिनेशन की बात आए तो डेफिनेशन ये ज़्यादा अच्छा है और इसके कारण ये चीज़ होती है। समझ गए बात को। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पे विभवांतर का मान समान होता है। क्लियर ये बात। तो दोनों चीज़ समझ गए, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चित्र की बात कर लें तो हम कह देंगे चित्रानुसार संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन हमने क्या कर रखा है, प्रदर्शित कर रखा है। ये चित्र बना देंगे वहाँ पे, ये चित्र हम क्या करेंगे, परीक्षा में बनाकर आ जाएंगे। 3 के लिए, 4 के लिए, कितने के लिए भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा के लिए हम 3 के लिए ही बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। 4, 5 या 10 खूब सारे बना दूंगा तो थोड़ा सा क्या होगा, गिचपिच सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया, वो जिनको एक तरफ जोड़ दिया तो वहाँ पे 2 बिंदु अपने पास P है और एक कौन सा बिंदु है, N है। P को हमने क्या किया, उच्च विभव प्लस से और N को निम्न विभव क्या किया, माइनस से हमने जोड़ दिया बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है। हमने ये भी मान ली कि संधारित्रों की धारिताएं क्या क्या हैं, 3 थी ना अपने पास संधारित्र, उनकी धारिताएं C1, C2 और C3 मान लो। पहले वाले के लिए C1, दूसरे के लिए C2 और तीसरे के लिए हमने क्या मान लिया, C3 मान लिया। और विभव तो आपको बता ही दिया, तीनों पे क्या होगा, विभव समान होगा, है ना। आवेश की भी बात की अपन ने, आवेश, कुल आवेश तो क्या था, Q था, लेकिन पहले वाले को Q1, दूसरे को Q2 और तीसरे को क्या है, Q3 मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले संधारित्र की बात करें तो पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, विभव कितना है V और आवेश कितना है Q1। दूसरे की बात करूं तो धारिता C2, विभव V और आवेश कितना है Q2। तीसरे की बात करें धारिता C3, विभव V और आवेश कितना Q3। ऐसे ही चौथे की, पांचवे के, N तक भी कर सकते हो आप, चर्चा करेंगे उसकी चर्चा। हमने ये भी माना था कि जो कुल आवेश है वो कितना माना था हमने, Q माना था। तो कुल आवेश Q है, वही तो तीनों में क्या हुआ है, विभाजित हुआ है। तो Q बराबर मेरा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। वहाँ पे क्या हुआ था, श्रेणी क्रम में V बटा था और यहाँ पे कौन बट रहा है, Q बट रहा है। इसका ध्यान रखना, बस इतना सा ही दोनों में चेंजेज है। धारिता का सूत्र आपको पता ही है, C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। पिछले श्रेणी क्रम को जोड़ रहा था, वहाँ पे मैं V का मान निकाला था, क्योंकि V बराबर मुझे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखना था। यहाँ पे मुझे किसका मान निकालना है, Q का निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि मैं यहाँ क्या करूँगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का प्रयोग करूँगा, इसलिए, ठीक है। तो चलिए, इससे अपन क्या करें, पहले संधारित्र के आवेश का मान निकाल लें। Q की जगह Q1 हो जाएगा, V की जगह V रहेगा, ध्यान रखना, और C की जगह C1 होगा। V क्या होगा, यहाँ पे सब में V आएगा, V1 V2 V3 लिखने की गलती नहीं करनी अपने को, सब में क्या रहेगा, V रहेगा।
तो दूसरे संधारित्र की बात कर लो तो दूसरे संधारित्र पे आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर C2V, है ना, V रहेगा। और तीसरे की बात करें तो तीसरे की कितनी हो जाएगी, Q3 बराबर कितना हो जाएगा, C3V। समझ गए, Q1 आ गया C1V, Q2 आ गया C2V और Q3 क्या आ गया, C3V। बस आपका काम हो गया, क्योंकि आप जानते हो Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। हमें क्या करना है, Q1 का मान रखना है, Q2 का और Q3 का, सामने दिया हुआ है। Q1 का मान रख दो C1V, ठीक है, Q2 का C2V और Q3 का क्या रख दिया, C3V। लगे हाथ आप क्या करें, Q का मान भी रख दो। Q का मान क्या था, Q का मान यहाँ देखिए था Q बराबर CV, इसी से तो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबके मान रख दिए। सबके मान रख दिए तो यहाँ देखिए आप, सभी में क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है भाई, सभी में क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। यहाँ जो है इसके बाद मैं यूँ लिख सकता हूँ CV बराबर, वहाँ से V कॉमन ले लिया और ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है ना। तो कुल मिला के ये V और V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। V और V कैंसिल होते ही आपके पास ये C आ गया। C क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो C है ये तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता का मतलब वहाँ पे जो आपने तीनों लगा रखे थे, अपने क्या कहते हैं, जो तीनों लगा रखे थे, यहाँ पे 3 संधारित्र आपने लगा रखे थे, इन तीनों को हटा दें। इन तीनों को क्या करें, हटा के और इनकी जगह क्या करें, एक ही धारिता लगा दें, C का। एक धारिता C का क्या लगा दें, संधारित्र लगा दें। तो वो जो C है वो क्या होगा, इनके तुल्य होगा। वो C क्या होगा, इनके तुल्य होगा। कैसा तुल्य होगा, वो रिजल्ट तो आ गया आपके पास। क्या आया रिजल्ट, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यह है अपने पास C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो 3 की बात की, और ज़्यादा होते तो n ले लो। तो n ले लोगे तो क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C4 C5 Cn तक हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो तुल्य धारिता है वो अन्य धारिताओं के योग के बराबर होता है। अन्य धारिताओं को क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो पहले वाला जो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था ना, उस एग्जाम्पल अगर वापस लें तो यहाँ पे क्या होगा, पहला मैंने लिया था C1 बराबर 1 लिया था, है ना, C2 बराबर 2 लिया था और C3 बराबर क्या लिया था, 3 लिया था। अपन ने C1 C2 C3 ऐसे लिए थे, 1 2 3, ठीक है। ये ले लिया C1 1 माइक्रोफेरेड ले लिया इसका, और इसको क्या करें 2 माइक्रोफेरेड ले लें, और इसको क्या करेंगे 3 माइक्रोफेरेड ले लें। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने कौन से क्रम में जोड़ रखा है, समांतर क्रम में जोड़ रखा है। मैंने क्या कर रखा है, इसको समांतर क्रम का संयोजन कर रखा है। अब बताइए तुल्य धारिता क्या होगी, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता देख रही है कि मुझे इसका तुल्य धारिता कितनी निकलेगी। यानी इनकी जगह मैं क्या करूं, C1 C2 C3 की जगह क्या करूं, C लगा दूं तो C किसके बराबर होगा। तो आप जानते हो अभी अपन ने कहा है C किसके बराबर है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। C क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो ये C आ गया आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 6 माइक्रोफेरेड के बराबर हो गया। कितना हो गया ये, 6 माइक्रोफेरेड। क्या देख रहे हो, ये 6 तीनों से बड़ा निकला, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि समांतर क्रम में अगर संयोजन करते हैं तो तुल्य धारिता का मान क्या होता है, उसके अंदर जो आपने संधारित्र लगा रखा है उसमें सबसे ज़्यादा धारिता है उससे भी ज़्यादा आता है, उससे भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बताइए समांतर क्रम संयोजन कहाँ पे काम में लोगे आप, समांतर क्रम संयोजन हम कहाँ पर काम लेंगे। तो सीधी सी बात है, हम कहाँ काम लेंगे बताइए, जहाँ पे हमें क्या करनी है, धारिता बढ़ानी है। धारिता क्या करनी है, बढ़ानी है, आवेश को विभाजित करना है, वहाँ पे क्या करना है, हमें समांतर क्रम संयोजन का काम में लेना है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की क्या होती है, धारिताओं के योग के बराबर आती है। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C4 C5 C6 कहाँ तक भी चल सकते हैं। और इस क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, काम की बात है, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता सबसे कम होती है, समांतर क्रम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, और कुछ कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कब काम लेते हैं, तभी काम में लेते हैं जब साधारण विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता हो। यानी हमें धारिता ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे क्या करेंगे, किस में जोड़ेंगे आप, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। या फिर आपको क्या करना हो, है ना, हमें क्या करना हो, आवेश को क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब भी ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपलब्ध संधारित्रों की धारिता से भी क्या होती है, अधिक धारिता प्राप्त होती है।
क्लियर है बात को? और कुछ कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा था, V सबका बराबर था। अगर मैं कह दूं कि संधारित्र जिनकी क्या है विभव V1 V2 V3 V4 Vn तक है, उनको हमने किस में जोड़ रखा है, समांतर क्रम में। तो इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, 1:1:1 होगा। ये तो पता ही है, अपना अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब चर्चा कर लें कि हमने क्या किया, समान धारिता वाले संधारित्र को क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो क्या होगा, कुछ नहीं, C बराबर क्या होता है आपका C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया C3, कहाँ तक, Cn तक। अपन क्या करें, यहाँ पे C1 C2 C3 और Cn ये सब के सब किसके बराबर मान लें, C के बराबर मान लेते हैं। सबको हम क्या करते हैं, C के बराबर मान लेते हैं। और तुल्य जो धारिता है इसको Cp बोल देता हूँ, है ना, पैरेलल में। तो देखिए Cp बराबर क्या आएगा, आपको सबको आपने C मान लिया, C कितनी बार C, n बार C को n बार जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा, Nc हो जाएगा ना, है ना। तो कुल मिला के जो तुल्य धारिता क्या होगी, जितने आपने लिए उसका गुणा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये Cp बराबर क्या हो जाएगा, Nc हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समान धारिता C के n संधारित्रों की समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता एक संधारित्र की धारिता के कितने गुणा होती है, n गुणा होती है। कितने गुणा होती है, n गुणा होती है। समझ गए बात को, क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी बात समझ में आ गई कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, कब हमें श्रेणी क्रम संयोजन लेना चाहिए, कब समांतर क्रम संयोजन लेना चाहिए। क्विकली बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग कब करना चाहिए, जब हमें क्या चाहिए, तुल्य धारिता कम चाहिए। काम की बात तो ये तुल्य धारिता अगर आपको कम चाहिए तो श्रेणी क्रम का संयोजन करना चाहिए, और समांतर क्रम का संयोजन कब करना चाहिए, तुल्य धारिता अधिक चाहिए। तुल्य शब्द को भी हटाऊं तो मुझे क्या है, मेरे पास कुछ संधारित्र रखे हुए हैं जिनकी धारिताएं दे रखी हैं, मुझे धारिता उनसे भी कम चाहिए, मुझे धारिता क्या चाहिए, उनसे भी कम चाहिए। यानी मेरे पास 1, 2 और 3 के कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, है ना। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे तो 1 से भी कम का चाहिए, तो क्या करूँ, उसको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ, या उससे 1 से कम का बाजार में नहीं जाऊँ खरीदने के लिए, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे 1, 2, 3 नीचे 3 से ज़्यादा का चाहिए, तो उसको क्या करूँ, मैं समांतर क्रम में जोड़ दूँ, बाजार में फिर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा, 1, 2, 3 जोड़ दूंगा, 3, 2, 5, 1, 6 आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह अपने को ये फायदेमंद होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता कम होती है, और समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता क्या होती है, अधिक होती है। बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे पढ़ने के लिए मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।